जो लोग पंप का यूज करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, क्या उनका अस्थमा का पंप छूट सकता है? मैंने भगवान के आशीर्वाद से कई लोगों के पंप छुड़वाए और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने लगातार दवाई खाई, आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी दवाई भी बंद हो गई। यदि हम करील की लकड़ी जला लें और उसकी राख पान के अंदर रख के खाएं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। तो क्या ये खांसी जुखाम अस्थमा का कारण बन सकता है? हाँ, 3 काली मिर्च, 3 बादाम, 1 चम्मच घी और अच्छा, मतलब अस्थमा ठीक हो सकता है क्या? जी, ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो ठीक हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल और खान पान चेंज हो रहा है और पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो अस्थमा की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा से राहत पाने में कौन कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं और कैसे आयुर्वेद से आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, बहुत लोगों को अस्थमा आज के समय में हो रहा है और सांस की प्रॉब्लम भी काफ़ी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो अस्थमा होने का रीज़न क्या है, सबसे पहले आप बताइए। हिमांशु जी, जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं जी। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कण तत्व जाते हैं जो बॉडी में जाकर एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। जब भी ये एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारी श्वास नली में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा या लंग्स में ये अटैक करेंगे, तो हमको सांस के लिए जोर लगाना पड़ता है। जी। तो जब हमको सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है, हमारे फेफड़ों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तब हमारा सांस फूलने लगता है। इस स्थिति को कहते हैं अस्थमा श्वास। वैसे तो कहा गया है कि दमादम के साथ जाता है, और ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में चमत्कार का खजाना है। हमने ऐसे बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं जो दमे से बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ ही साथ पफ लेते थे, और पफ लेने से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। लेकिन उसके लिए हमारा अपना जो मैनेजमेंट है खाने पीने का, रहने का, बहुत संयमित होना चाहिए। ये बीमारी मुख्यतः 3 मौसम में सबसे ज़्यादा होती है। एक, जब मौसम में नमी बहुत हो, ख़ास तौर से जब कोहरा बहुत होता है। कोहरे की नमी हमारे फेफड़ों में जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होती, तब ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा, जब आम का बोर आता है। हाँ। तीसरा, जब भूसे की डस्ट उड़ती है। जब गेहूं कटता है तो भूसे की जब थ्रेशिंग होती है तो लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो वहाँ से काफ़ी दूर हैं। भूसे की डस्ट लगभग जहाँ से थ्रेशिंग हो रही है 40 किलोमीटर दूर तक चली जाती है, और ऐसे मौसम में ये बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक होती है। और सर्दियों से जब गर्मियों का मौसम आता है तब ये चीज़ बहुत तेज़ी से क्लिक होती है। जी। और आम के बोर से भी ये दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन ये मुख्यतः सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सी बीमारी है। किसी को गाजर घास से एलर्जी हो जाए, किसी को स्प्रे से हो जाए, खुशबू से हो जाए, किसी को धूल से, किसी को धुएं से। कई बहुत सी महिलाएं छोंक लगाती हैं या पूजा करते हुए अगरबत्ती धूप बत्ती जलाती हैं, उनके धुएं से। या हम जब कपड़े को रगड़ते हैं, झाड़ते हैं, तो उसकी डस्ट से भी हमको ये दिक्कत होती है। और कई बार किसी किसी को नमी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ। तो हमको सबसे पहले उस कारण का निवारण करना चाहिए जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है। यदि हम उस कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर से बीमारी नहीं जाएगी। सर, पॉल्यूशन भी तो कारण बनता है ना अस्थमा का? जी, पॉल्यूशन भी है। धूल, धुआं और किसी चीज़ के टच में आने पर ये दिक्कत होती है। तो क्या ये खांसी जुखाम अस्थमा का कारण बन सकता है? हाँ, अगर लंबे समय ये दिक्कतें रहें, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई तत्व जाए और उसने एलर्जी पैदा की और एलर्जी वो लंबे समय रहे, तो उसका विकृत रूप आना ही है। यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है डाउन है, और या तो हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, और यदि नहीं बढ़ाते तो धीरे धीरे वह बीमारी गलत रूप में धारण करने लगती है। सर, किसी भी इंसान को कैसे पता चले कि ये नॉर्मल सांस फूलना है या नॉर्मल खांसी जुखाम है या अस्थमा है? 2-3 बातें हैं। एक, हम यदि बहुत जोर के फूंक मारें और दूर तक हमारी फूंक जाए, हाँ, तो चांसेस हैं हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ। तो अस्थमा के चांस कम है।
हमको फूंक मारने में बहुत जोर ना लगा पाएँ, अपने आप को अक्षम महसूस करें और हमारा सांस फूलने लगे, तो ये मान के चलते हैं कि इसको अस्थमा की शिकायत है। अच्छा, अगर हम जैसे ही यहाँ से फूंक मारें तो सांस फूलने लगे या भारीपन महसूस होने लगे ज़्यादा, और जोर से हम फूंक ना मार पाएँ, हाँ, तब ये माना जाता है कि इसके लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, इसको अस्थमा की दिक्कत है। और नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार ये 5-7-10 दिन में ठीक हो जाता है, और अस्थमा की किसी को शिकायत है तो वो अपने आप ठीक नहीं होती। तो जैसे अस्थमा जब अपने आप ठीक नहीं होता है तो फिर आयुर्वेद के माध्यम से अस्थमा को कैसे ठीक किया जाता है? जी, बहुत सी चीज़ें हैं जी। आयुर्वेद में। कुछ चूर्ण ऐसे हैं, कुछ दवाई ऐसी हैं जो अगर ढंग से बनी हो तो अपना चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक दवाई हम बनाते हैं श्वास काश चिंतामणि। इसकी 2 चीज़ें हैं, एक इसके अंदर स्वर्ण की मात्रा, यदि इसके अंदर स्वर्ण की मात्रा पूरी है तो ये अपना असर दिखाती है। दूसरा, इसमें जो घटक द्रव्य है वह है बकरी का दूध। बकरी आजकल बहुत कम हो गई, आपने देखा होगा कि शहरों में तो कहीं देखने को मिलती नहीं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो बल्क में बनता है उनको इतनी ज़्यादा दूध मिल भी नहीं पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी भावना में बकरी का ही दूध डले, और यदि कोई चीज़ ढंग से प्रॉपर तरीके से बनी है तो निश्चित रूप से लाभ करती है। दूसरा, एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध चूर्ण है सीतोपलादी चूर्ण, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ सी यानी कि मिश्री, तो यानी कि तवासीर, जिसको कहते हैं बंसलोचन। नारी जाति का जो पेड़ होता है उसकी गांठों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं बंसलोचन। ये मार्केट में 1500, 1600, 1700 रुपये किलो है। इसका अल्टरनेट आता है कैल्शियम सिलिकेट, जो कि नकली बंसलोचन है, 100-150 रुपये किलो में आ जाता है जी। और काम सिर्फ और सिर्फ असली चीज़ करेगी, नकली कभी नहीं करेगी। ये तो हुआ सी तो, पै यानी कि पीपली, लाह यानी कि छोटी इलायची, दी यानी कि दालचीनी। और यदि ये चीज़ हम डालेंगे, बहुत से लोग दालचीनी में तज का प्रयोग कर लेते हैं, मिश्री की जगह चीनी या बूरा डाल देते हैं, तो हर चीज़ की तासीर अलग है। हमको शास्त्र में जो लिखा गया उसको बिल्कुल 0.1% उसको चेंज करने का ना तो कोई अधिकार है, ना ही सोचने का हमको कोई बात है, क्योंकि बहुत सोच समझ करके हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें बनाई हैं, और हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि ये चीज़ ये ही होनी चाहिए, अदरवाइज उसका इतना गुण नहीं होता। तो हमको मिश्री का ही प्रयोग करना चाहिए। लोग मिश्री की जगह चीनी या बूरा करते हैं तो इतना लाभ हमको नहीं मिलता, और हम यदि दवाई प्रॉपर तरीके से बनाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। सर, इसमें मिश्री एक बार आप बता दीजिए कि मिश्री होती क्या है? मिश्री वैसे तो चीनी का और रिफाइंड रूप है। हाँ। इसमें दूध डाल करके इसको प्योर किया जाता है, तब इसको ये बनाते हैं। कुंजा मिश्री धागे की मिश्री होती है, तो बूरे से भी ये बनती है, और पहले लोग इसी को खाने में इस्तेमाल करते थे। ये वही मिश्री है जो प्रसाद के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं, वो मिश्री के नाम से आज की डेट में बिक रहे हैं, लेकिन वो मिश्री नहीं है। मिश्री हमारी जो धागे वाली आती है, असली मिश्री वही है। और एक हमारे आयुर्वेद में बेल आती है दमबेल। और दमबेल का चमत्कार मैंने बहुत देखा। कभी कभी बहुत श्वास का अस्थमा का अटैक पड़ जाए, यदि कोई व्यक्ति 3 पत्ते चबा ले प्रातःकाल, और चबा करके अगर थूक सिगरेट रख ले तो बहुत अच्छा, अगर थूके तो इतना लाभ नहीं मिलता। किसी किसी को इससे उल्टी आने लगती है, और उल्टी के साथ साथ उसका बलगम निकलने लगता है। 3-4 दिन के प्रयोग से ही उसको इस बीमारी से बहुत लाभ मिलता है, इससे निजात मिलने की क्षमता बन जाती है जी। लेकिन हमको दमे के साथ, अस्थमे के साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम दही, खटाई, धूल, धुआं इनसे बहुत बचें। फ्रिज के पानी से बहुत ज़्यादा बचें। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से भी यदि गुनगुना गर्म पानी सेवन करते रहे तो अस्थमा का दौर यदि उसको पड़ रहा है उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। एक पेड़ होता है करील का जी। और इसके लिए कहा है, करील की लकड़ी जलाकर कर लीजिए भस्म, रख कर खाइए पान में, दमा रोग हो खत्म। यदि हम करील की लकड़ी जला लें और उसकी राख पान के अंदर रख के खाएं तो हमको बहुत लाभ
मिलता है। सर पान के पत्ते में लकड़ी जला के कितनी रखनी है उसकी और कितनी राख रखनी है? दमे के लिए हम देखते हैं कि आदमी की स्थिति कैसी है, उसकी उम्र कितनी है। आधी से 1 ग्राम की मात्रा सफिशिएंट है। मतलब कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। यदि कोई कम उम्र का है, कमज़ोर है, तो हम आधी ग्राम, छोटा बच्चा है तो उसको आधी से भी आधी ग्राम, और बड़ा है तो उसको 1 ग्राम तक हम उसको दे सकते हैं। जी सर, ये तो आपने कुछ दवाइयाँ बताई हैं और कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं जो जनरली लोगों को कम सुनने को मिलते हैं अस्थमा के लिए, लेकिन ऐसे भी कोई नुस्खे हो सकते हैं क्या जो हमारे रसोई में पड़ी मसाले, जड़ी बूटियाँ, जनरल जो हमारी रसोई में सामान पड़ा होता है उससे हम बना सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यदि हम 3 काली मिर्च, 3 बादाम, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच हल्दी, इसका छौंक लगाकर दूध में डालकर जितना गर्म हम पी सकते हैं उतना गरम गरम पी लें और लिहाफ ओढ़ लें। उससे हमको थोड़ा पसीना भी आएगा। किसी को जुखाम रहता हो तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा, और अस्थमा का वेग उसको आ रहा हो, सांस बहुत तेज़ी से फूल रहा हो, उसको भी बहुत लाभ मिलता है। जी, तो सर आपके पास जो अस्थमा के पेशेंट आते हैं, क्योंकि कई जगह लोग कहते हैं कि नहीं अस्थमा में तो आपको लाइफ टाइम पंप लेना पड़ेगा, लेकिन कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पंप में भी स्टेरॉइड्स होते हैं और ये स्टेरॉइड्स लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो क्या जो लोग पंप का यूज़ करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, क्या उनका अस्थमा का पंप छूट सकता है? मैंने भगवान के आशीर्वाद से कई लोगों के पंप छुड़वाए, और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने लगातार दवाई खाई, आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी दवाई भी बंद हो गई। अच्छा, मतलब अस्थमा ठीक हो सकता है क्या? जी, ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो ठीक हुए। ठीक हुए। सर कितने टाइम में हो सकता है अगर किसी को अस्थमा है तो ठीक? देखो, डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। जी। दूसरा डिपेंड करता है कि उसने कितना मैनेजमेंट अपना ठीक किया। मैनेजमेंट जरूरी है। बहुत से लोग पोल्यूशन में रहते हैं, जैसे दिल्ली में या बड़े शहरों में लोग जो रहते हैं, वो ना चाहते हुए भी कई सिगरेट का धुआं अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। हाँ। और हमको स्मोक से इस बीमारी में बहुत बचना चाहिए, और ख़ास तौर से जंक फूड, खट्टा तला भुना बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। यदि हमको ठीक होने की लालसा है, इच्छा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ठीक ना हो, बशर्ते आपका मैनेजमेंट बहुत ठीक हो। हम एक दवाई बनाते हैं अपनी फार्मेसी में, स्वशांतक वटी जी। इसके अंदर काकड़ा सिंगी और अपामार्ग, जिसको चिरचिटा भी कहते हैं, उसके द्वारा ये निर्मित श्वास कुठार भी इसके अंदर डलता है, और इसके सेवन से हमारे फेफड़ों के अंदर जमा हुआ बलगम भी निकलने लगता है, सांस का रोग भी बहुत तेज़ी से कम होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि साधु बाबा लोग जो धुनी रमा के बैठते हैं वो राख देते हैं। हाँ। कि ले बेटा, तू ये राख चाट ले, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी, तेरा बलगम ठीक हो जाएगा, तेरा जो है श्वास का दौर ठीक हो जाएगा। उस राख के अंदर काले बांसा और चिरचिटा ये उनको फूंकते हैं, उसकी राख को वो देते हैं। और नाम तो बाबा जी का, काम अपामार चिरचिटे का और बासे का। तो यदि हम इनको वैसे भी सेवन करते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और बासे से एक बनता है आयुर्वेद में व्रत वासावले। श्वास के साथ साथ किसी को टीबी की भी दिक्कत हो, लंग्स बहुत कमज़ोर हो गए हो, फेफड़ों से खून आता हो, उसमें भी ये व्रत वासावले बहुत अच्छा कार्य करता है। सर क्या अस्थमा की भी अब स्टेजेस होती हैं क्या? जी, प्रारंभिक स्टेज में थोड़ी देर में दौरा शांत होने लगता है जी। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं। हाँ। और बीड़ी पीते पीते उनको खांसी का बहुत दौरा आता है, उनका सांस फूलने लगता है, और वह धीरे 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 वो बीड़ी नहीं छोड़ते, तो धीरे धीरे ये वेग का जो समय है वो बढ़ने लगता है। तो ये बहुत क्रोनिक स्थिति में बहुत ज़्यादा जब आदमी पहुंचने लगता है तो कभी कभी उसमें डेथ तक हो जाती है। हाँ सर, ये क्वेश्चन अस्थमा के पेशेंट के लिए, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी पेशेंट इस समय अस्थमा का जो है वो इस वीडियो को देख रहा है, और अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया है, उस समय वो ऐसा कौन सा नुस्खा अपनाएं ताकि उसको उस समय राहत मिल जाए? सबसे अच्छा है गर्म जल, गर्म पानी। हमको गर्म पानी का सेवन घूंट घूंट करके, एकदम नहीं, घूंट घूंट करके यदि हम गर्म जल का सेवन करें तो वेग उसका अस्थमा का कम होने लगता है।
अच्छा, तो तुरंत उस टाइम पे 100% होगा सर इससे? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, करके दिखवाएं, लोग देखें तो उनको लाभ मिलेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, कफ भी बनता है, सांस की प्रॉब्लम भी होती है और खांसी भी रहती है, कई लोगों को जुकाम भी रहता है, तो किस प्रवृत्ति के फलों को अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि फल कई ठंडे भी होते हैं, कफ भी बनाते हैं, तो कौन कौन से फलों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? केला जी, खरबूजा, तरबूज, इनसे हमको बचना चाहिए। और इसमें तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। हमको तुलसी के नियमित रूप से 5 पत्ते, ऐसे पेशेंट को 10 पत्ते नियमित रूप से सेवन करने चाहिए। और तुलसी और आंवला ये अमृता वर्ग की प्रधान द्रव्य हैं। तुलसी से बनी तुलसी ड्रॉप्स और आंवले से बना च्यवनप्राश या रसायनप्राश, यदि हम सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हमारी डाउन होगी। और च्यवनप्राश के लिए तो इतना लिखा है आयुर्वेद में कि यदि कोई व्यक्ति च्यवनप्राश, बेशर्ते च्यवनप्राश हो, ठीक तरीके से बनाओ। बहुत से लोग इसमें दवाई पूरी नहीं डालते और सिर्फ काढ़ा थोड़ा सा डाला और कल्क डाला और स्वाद के हिसाब से उसको बना दिया, ये अच्छा नहीं है। च्यवनप्राश को हमको च्यवनप्राश के तरीके से ही बनाना चाहिए। हिमांशु जी एक बात और कहता हूँ जी, अक्सर लोग च्यवनप्राश नवंबर में, अक्टूबर में या दिसंबर में बनाने लगते हैं। सबसे अच्छा आंवला फागुन का माना जाता है, जो अपने गुणों से भरपूर हो। और अक्सर फागुन तक आते आते आंवले सारे मार्केट से ख़त्म हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। फागुन के बाद ही हमको आंवले का सेवन करना चाहिए, तभी हमारे शरीर में उसका असर दिखता है। और हम अक्सर फागुन के बाद ही च्यवनप्राश बनाते हैं। और वो च्यवनप्राश यदि पेट में जाएगा तो निश्चित रूप से लंग्स के ऊपर और शरीर की जितनी भी दुर्बलता है उनके ऊपर अपना असर दिखाता है। सर ये जितनी भी दवाइयाँ आपने भी इंटरव्यू के दौरान बीच में बताई थी, क्या ये आपके पास भी मिलती हैं क्या? जी बिल्कुल मिल जाती हैं। तो ये जो मेडिसिन सर ने बताई हैं, आप सर से इसको कांटेक्ट करके मंगवा भी सकते हैं। और मैं दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहूँगा कि कई लोगों को लगता है कि आप दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कहीं आपका पब्लिसिटी तो नहीं है, पेड प्रमोशन तो नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये पेड कुछ भी नहीं है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि आपके पास आयुर्वेद की जानकारी और आयुर्वेद के अच्छे प्रोडक्ट्स पहुँच सके। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अस्थमा के बारे में इतना कुछ हमें बताया। उम्मीद करते हैं सर के बताए नुस्खे आपको अस्थमा में राहत पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी बीमारी से जुड़े हुआ, तो आप सर का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन दवाइयों के बारे में सर ने बताया वो इनकी खुद की फार्मेसी में भी बनती हैं, तो आप वो भी इनसे मंगा सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको दे, ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके और वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।